अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन, जो कि फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10 चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc को ड्राइव करना और Kc की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करना आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लॉ ऑफ मैस एक्शन की। हम देखते हैं कि हमने बात की कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक इक्विलिब्रियम का पहले तस्करा करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हमने कहा कि ऐसा इक्विलिब्रियम यानी कि जिसमें रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, ठीक है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। तो हम कहते हैं कि जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड जा रहा है उसी स्पीड से वो बैकवर्ड भी जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है। और कौन सा इक्विलिब्रियम है? क्योंकि ये नॉन स्टॉप इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन है वो होए जा रहा है और इक्विलिब्रियम पे ही हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि मूव करते हुए इक्विलिब्रियम है, ठीक है, मूवमेंट शो करते हुए, यानी कि एक रिएक्शन होते हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो दो साइंटिस्ट ने जो है वो हमें जो है वो दिया। और ये कौन से साइंटिस्ट हैं, हम इनका नाम लिखते हैं। एक साइंटिस्ट है हमारे पास केटो एम गोल्डबर्ग, GULDBERG, गोल्डबर्ग, ठीक है। और दूसरे साइंटिस्ट है हमारे पास पीटर वेज, PETER WAAGE, ठीक है। इन्होंने ये जो हमारे पास लॉ है ये इन्होंने दिया था 1864 से लेके 1879 तक। अब इन्होंने इस दौरान जो है इन्होंने डिस्कशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि काफी जो है वो रिसर्च हुई और इस दौरान काफी जो है वो इस लॉ की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। और हम फाइनली जो स्टेटमेंट है वो आज जो एक लेटेस्ट जो हम स्टेटमेंट है हम वो भी इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो लॉ है, क्योंकि लॉ की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं कि लॉ जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यानी कि लॉ की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिवर्सल होता है, वो सब चीजों पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल है हमने पहले ही कह दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जिन रिएक्शंस में अचीव होगा उन्हीं पे जो है वो हम लॉ ऑफ मैस एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास रिएक्शंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, हम उनमें ही जो है वो इस लॉ की बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले ले आते हैं एक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक जो है वो हम रिवर्सिबल इक्वेशन लिखेंगे। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल इक्वेशन आ गई, ठीक है। एक रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है, हमने इसको सपोज किया हुआ है, ठीक है। किस तरह से हम देखते हैं कि ए, कैपिटल ए जो हमने लिखा है ये सब्सटेंसेस है, जो कैपिटल लेटर्स है वो सब्सटेंसेस है, जो स्मॉल है वो उनके मोल्स हैं, ठीक है। किस तरह कि ए के ए मोल्स रिएक्ट करते हैं बी के बी मोल्स से और देते हैं सी के सी मोल्स और डी के डी मोल्स दे रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये रिएक्शन है और इसमें हम बात करते हैं कि जब ये रिएक्शन होता है और लॉ इसके मुताबिक क्या कहता है। लॉ इसके मुताबिक कहता है कि जो हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा, ठीक है, एक रिएक्शन, इस रिएक्शन का जो रेट होगा हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम फॉरवर्ड की पहले बात कर लेते हैं, चले कि ए मोल्स ऑफ ए जो है वो बी मोल्स ऑफ बी से रिएक्ट करके सी मोल्स ऑफ सी और डी मोल्स ऑफ डी बना रहे हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है जो फॉरवर्ड जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन,
ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या रेट क्या होता है, जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से ये रिएक्शन मूव कर रहा है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड मूव कर रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, कंसंट्रेशंस के, किस चीज की कंसंट्रेशंस के, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, जो चीजें, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके फॉरवर्ड रिएक्शन बना रही हैं, ठीक है, उसी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि हम कहेंगे रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम कहेंगे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के, और कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं आर, ठीक है, कैपिटल आर मैंने रेट के लिए ले लिया, ठीक है। आर को कैपिटल आर में रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेट के लिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो हम इसको छोटा सा एफ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रिएक्टेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है हम वो लिख लेते हैं इनके, अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं इसलिए हम इनकी प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन, या फिर हम कहते हैं एक्टिव मैस, क्योंकि मैस एक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ कहते हैं किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। फॉरवर्ड रिएक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, एक्टिव मैसेज ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, या जो रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे, ठीक है। और यहाँ रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है, हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज है ए और बी, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इनके जो है वो प्रोडक्ट, एक्टिव मैस क्या होता है, एक्टिव मैस होता है वो मैस या वो कंसंट्रेशन जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए और बी जो लिखे हैं वो हमने जो है वो वही कंसंट्रेशन ले ली है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो एक्चुअली रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होगा कि ए जो है, यहाँ पे हमने लिखा ए जो है उसके ऊपर हम जो है वो लिखेंगे स्मॉल ए, क्योंकि इसके स्मॉल ए जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि बी जो है इसकी भी हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं और इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए और बी, ठीक है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो कहलाता है कि ये होता है लॉ ऑफ मैस एक्शन, कि हमारे पास हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, हम कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली जब प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाती है, उसमें हम देखते हैं कि दोनों जानिब जो चीजें हैं वो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे ए और बी की कंसंट्रेशंस जो हैं या अमाउंट्स, हम कंसंट्रेशंस अमाउंट्स को कहते हैं, ठीक है, कि अमाउंट कितनी मौजूद है एक सिस्टम में, एक सोल्यूशन में, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए बी की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, रेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो रेट है वो भी क्या कर जाएगा, स्पीड अप कर जाएगा, ठीक है। यानी कि एक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज से जो है वो किस चीज, जब वो किस तरह इंक्रीज करेगा, जब हम इंक्रीज करेंगे क्या चीज, जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है वो सही से करके लिख देते हैं रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज होंगे या जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हम इसके लिए जो है वो एक और चीज भी लिखते हैं, हम वो भी मेंशन करते हैं कि जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसका मतलब कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन के लिए जो हम यूनिट लिख रहे हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, हम पहले लिखते हैं कंसंट्रेशन कि ये कंसंट्रेशन है, और इसके लिए हम जो है वो यूनिट जो हम लिखते हैं वो होता है हमारे पास मोल्स, ठीक है, पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मोल्स जो है, मोल्स को हम मेजर ही मोल्स में करते हैं, एमओएल हम मोल्स के लिए लिख रहे हैं, डेसीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि डेसीमीटर क्यूब अगर हम बात करें तो डेसीमीटर क्यूब जो है वो लीटर के बराबर होता है, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको जो है वो मोल्स पर लीटर भी कह सकते हैं, मोल्स पर, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स मौजूद हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के, वो उसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन, और इसको हम जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिंग स्पीशीज के, ठीक है। और लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है कि जब हम जो है इस रिएक्शन की, हम चले ये इस रिएक्शन को सामने रखेंगे, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर हम रेशो, इसके जो है वो सब्सटेंसेस की रेशो लेते हैं, रेशो किस तरह से लेते हैं हम ये भी बात कर लेते हैं कि रेशो किस तरह से आएगी। इसकी रेशो कुछ इस तरह होगी कि हम कहते हैं कि जो कैपिटल सी के जो सी मोल्स हैं, ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं डी के साथ, कैपिटल डी की डी मोल्स के साथ, ठीक है, डी मोल्स के साथ, इसकी रेशो किसके साथ, इसकी रेशो होगी कैपिटल ए के ए मोल्स के साथ, ठीक है,
जिसकी प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, कैपिटल बी के बी मोल्स के साथ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी मल्टी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास जो है वो एक आ जाती है कांस्टेंट, ठीक है, ये एक आ जाता है कांस्टेंट चीज, ठीक है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो ये रेशो है, ये रेशो है हमारे पास, ठीक है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, तो ये जो है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, एक जो है वो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम जो है वो यहाँ पे नाम इसका लिखते हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसके साथ हम ई क्यू भी लिखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। ये एक हमारे पास कांस्टेंट चीज आ जाती है, जो कि जब हम जो है वो रेशो लेते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की, और यही हमारे पास जो है वो जी बात कर रहे थे हम डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन के हवाले से। आज मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ डेरिवेशन बनाई थी और वो एक नज़र आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर एक तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है जी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो लिहाजा इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर, ठीक है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं। अब रेट ऑफ से क्या मराद है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से मराद क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं VRSC, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। रेट ऑफ से मराद की स्पीड कितनी है इसकी, ठीक है जी। और अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या है जी, इक्वल है एक दूसरे के। अब हम दो इक्वेशन जो हमने बनाई थी उनका हम रिजल्ट लिखते हैं जी। एक तो हमारे पास ये चीज मौजूद है, ठीक है जी, KF, यानी KF किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है जी। और ये चीज हम लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन हम लिखते हैं जी, KF किसके इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं, साइन डालेंगे हम यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हम शो कर रहे हैं, दिस इज मोल पर DM क्यूब, यानी कंसंट्रेशन के लिए हम शो करते हैं। हमारे पास था A2, ठीक है जी, इसका क्या था हमारे पास, स्क्वायर था। इसी तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास B का क्या था जी, हमारे पास क्यूब था, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल था, अगेन हम देख लेते हैं जी, इसके इक्वल था, KR C का 4 और D हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके इक्वल है। यानी ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमने निकाला। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, KR, ठीक है जी। KR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिवर्स को, ठीक है जी। और ये मोल पर DM क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है। C की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, ठीक है जी, 4 वैल्यू है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास D है जी, D की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 है, ठीक है जी। अब मोल पर DM क्यूब क्या है जी, एक मेजरिंग यूनिट है जो कि इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है जी, मेजर करता है, ठीक है जी। अब मजीद बात करते हैं जी इस हवाले से। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे जी, इसको इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ। ये जो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं, और हम देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है जी। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं, KF ओवर, ठीक है जी, KR आ जाएगा
किसके इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, C4, इसी के साथ हमारे पास D आ जाएगा, ठीक है जी। और D की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A2 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमारे पास B का जो है वो क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब यानी के एफ और ओवर के आर जो है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों को मिलाकर एक नया हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं और वो हमारे पास होगा जी के सी, ठीक है जी। यानी इन दो की जगह हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया है जिसको के सी का नाम देते हैं। और के सी हमारे पास क्या है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास केसी की वैल्यू मौजूद हो। अब ये यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जगह हमारे पास क्या आ गया, केसी आ गया। अब केसी के साथ हम लिख देते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बिल्कुल सेम यही केस आएगा, ठीक है जी। सी की कंसंट्रेशन 4, ठीक है जी, और डी की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी A2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है जी, 2 है, ठीक है जी। और इसी तरह बी की हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, यानी केसी हमारे पास, केसी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये दर हकीकत क्या है कि इक्वेशन केमिकल जो इक्वेशन थी उसके शुरू में हमने बयान किया था कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट यानी जो चीज पैदा होती है, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, सॉरी रिएक्शन मैंने लिख दिया, इसको दोबारा दुरुस्त करते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट्स को अगर आप रिएक्टेंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केसी की वैल्यू आ जाएगी। अब केसी की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात कर लेते हैं जी। केसी की वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये केसी की वैल्यू है। मैं कहता हूं जी अगर केसी की वैल्यू, लेट्स सपोज कोई रीडिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट हुए जी 5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और रिएक्टेंट भी हमारे पास कितने थे जी, 5 मोल पर डीएम क्यूब। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी 5 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट थे हमारे पास, इन्होंने 5 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास प्रोडक्ट पैदा किए। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 वैल्यू आ गई केसी का, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये बोथ साइडेड के ऊपर मूव करेगा, ठीक है जी। यहां पे मैं लिख देता हूं बोथ साइडेड मूव, ठीक है जी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी वापस आएगा। ये रिएक्शन हमारे पास ये होगा। अगेन एक और कैलकुलेशन बनाते हैं जी केसी की इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी हमारे पास रीडिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं जी 5 पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब। और रिएक्टेंट से जी हमारे पास 10 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट शो करें इसको कहते हैं मोल पर डीएम। तो जब ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। सॉरी 2 नहीं आएगा, बल्कि ये हमारे पास क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो चीज हमारे पास आ गई। अब ये केसी की वैल्यू जो है ये क्या है जी, स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है जी। अब ये जो स्मॉलर वैल्यू है, यानी ये जो हमारे पास 0.5 आई है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कम बने, ठीक है जी, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा हैं, प्रोडक्ट हमारे पास कम बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है जी। यानी केसी की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट जो है ये किस साइड पे मूव करेगा।
अगेन एक और कैलकुलेशन सपोज करते हैं, मैं कहता हूं जी Kc की वैल्यू है जी हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट बने जी 10 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास बने, ठीक है जी, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे जी वो 5 मोल पर डीएम क्यूब थे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है जी। अब 2 जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, लार्जर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कम थे, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बन गए, लिहाजा ये रिएक्शन वापस किस साइड में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा या बैक साइड पे